चलिए, तो आज हम लोगों को पढ़ना है रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन या केवल रेडिएशन। देखिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एक तीसरा मोड है रेडिएशन। मैंने आपसे कहा था हीट ट्रांसफर होने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। ठीक है, तो कंडक्शन में क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है सॉलिड्स के थ्रू। और जब हीट करते हैं तो सॉलिड का जो मॉलिक्यूल होता है, जो एटम होता है, जो कुछ भी कहें, वो अपनी जगह पे खड़े खड़े वाइब्रेट करता है। ठीक है, और वाइब्रेशन की वजह से वो अपनी एनर्जी को पड़ोसी वाले को देता है, फिर पड़ोसी वाइब्रेट करता है तो उससे एनर्जी और पड़ोसी वाले को मिलती है। इस तरीके से आगे जाता है। कन्वेक्शन में मैंने कल बताया था कि जब हम किसी लिक्विड या गैस को हीट करते हैं तो पार्टिकल हीट होने के बाद हाई टेम्परेचर जोन से लो टेम्परेचर जोन में ऑटोमेटिकली मूव करने लगता है। तो इस तरीके के मोशन, इस तरीके के हीट ट्रांसफ़र को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। तीसरी कैटेगरी आती है रेडिएशन। रेडिएशन में मीडियम का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जिस चीज़ को गर्म, मतलब जो चीज़, एक चीज़ हो गई हाई टेम्परेचर बॉडी, एक चीज़ हो गई लो टेम्परेचर बॉडी, दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से किसी भी तरीके से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे सन और हम, सन एक हाई टेम्परेचर बॉडी है, उसके कंपैरिजन में हम एक लो टेम्परेचर बॉडी है। तो सन और हमारे बीच में, ठीक है, कौन सा मीडियम है इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिलहाल बोल सकते हैं, इंफ्रारेड रेज ही जो होती हैं वो उसी की वजह से हीटिंग सेंसेशन होता है। तो इंफ्रारेड रेज जो सन से आती हैं वो डायरेक्ट हमारे शरीर पे लगती हैं और हमको गर्मी का एहसास होता है। आई बात समझ में? तो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें इन विच इट डज नॉट अफेक्ट द इंटरवेनिंग मीडियम। इंटरवेनिंग मीडियम मतलब जो बीच में मीडियम है, गर्म बॉडी और ठंडी बॉडी के बीच में जो मीडियम है, उसको वो इफेक्ट ठंडा या गर्म नहीं करता है। ठीक है, अगर कोई ये सोचे कि रेडिएशन की वजह से ही मतलब हवा गर्म हो जाती है गर्मियों के मौसम में, जिसको आप लोग लू कहते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, रेडिएशन अर्थ सरफेस पे लगातार पड़ता है, अर्थ सरफेस गर्म हो जाती है, फिर वो गर्म अर्थ सरफेस हवा के लिए बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे मैंने कल आपको चाय के केस में बर्नर का केस बताया था। तो सरफेस अर्थ की हो जाती है गर्म, तो जो भी हवा अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में आती है वो गर्म हो जाती है, फिर वो ऊपर उठती है, ठंडी वाली हवा नीचे जाती है, फिर ठंडी वाली हवा फिर से गर्म होकर फिर वो ऊपर आती है। तो इस तरीके से पूरी हवा ही गर्म हो जाती है। उसी को आप लोग लू कहते हैं, लू चल रही है गर्मियों के मौसम में। खैर, मैं रेडिएशन पे आता हूँ। The process, yeah, in this process of heat transfer, heat directly transferred, the heat is directly transferred from hot body to cold body without affecting the intervening medium मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। बीच में मतलब गर्म बॉडी और ठंडी बॉडी के बीच में जो मीडियम है उसे इंटरवेनिंग मीडियम कहते हैं। ठीक है, अगर कोई मीडियम है तो इस प्रोसेस को हीट रेडिएशन कहते हैं। जो एनर्जी इस तरीके से आती है उसे रेडिएंट एनर्जी कहा जाता है। जो एनर्जी इस प्रकार आती है उसे रेडिएंट एनर्जी कहा जाता है। आई बात समझ में? तो अगला टॉपिक है हमारा रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी
ठीक है। आपने नोटिस भी किया होगा गर्मी के सर्दियों के मौसम में जब अलाव वगैरह जलाया जाता है तो पास में बैठते हैं तो गरम गरम लगता है, तो वो गरम हवा तो बाद में लगती है, पहले वो रेडिएशन आके आपकी बॉडी को हिट करता है तो आपको गर्मी महसूस होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब मतलब सूरज की गर्मी ही आए, मतलब इंफ्रारेड रेज ही आए तभी आपको महसूस, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से हाई होता है, बहुत कायदे की बात बता रहा हूँ, ये एक प्रिंसिपल है, उसका नाम बाद में बताऊंगा आपको जब वो आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन के नाम पे है, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में, ठीक है, जब भी कोई बॉडी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में हायर टेम्परेचर पे होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करने लगती है, हीट एनर्जी को रिलीज करने लगती है। आई बात समझ में? तो वो जो एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज, इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेज, और वो जो एनर्जी निकल रही है उसका नाम कह देते हैं रेडिएंट एनर्जी। आई बात समझ में? तो all bodies whose temperature is more than the temperature of all bodies whose temperature is more than the temperature of surrounding कंटिन्यू, मतलब जब तक वो कोशिश करती हैं कि जब तक उनका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए, तो नेचर ही है ना, हीट तब तक फ्लो होती है हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। वही चीज़ यहाँ पे भी है कि जितनी भी बॉडीज़ होती है जिनका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो वो कंटिन्यू करती हैं, कंटिन्यू टू एमिट हीट एनर्जी, ठीक है, या कंटिन्यूसली एमिट हीट एनर्जी, ठीक है, कंटिन्यूसली ऐसे एमिट हीट एनर्जी। दिस काइंड ऑफ एमिटेड हीट एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। यही रेडिएंट एनर्जी होती है। ठीक है, कितनी एनर्जी निकलेगी ये आप समझ ही रहे होंगे। बॉडी रेडिएंट एनर्जी ज़्यादा निकालेगी या कम निकालेगी तो बहुत कुछ डिपेंड करता है उस बॉडी के ऊपर और उसके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब वैसे एग्जांपल मान लीजिए कि एक आदमी के पास पैसा भी है और वो दानी भी है, दान भी कर सकता है तो अच्छे से दान करेगा। वो एक आदमी ऐसा जिसका पैसा है लेकिन दान नहीं करना चाहता, ठीक है, तो दान मजबूरन में अगर करना पड़े थोड़ा बहुत करता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे मैटर करता है कि पहली बात तो दान करने के लिए पैसा होना चाहिए, नंबर 1, जो कि यहाँ पे टेम्परेचर है, और दूसरी बात उस आदमी के अंदर इच्छा होनी चाहिए दान करने की, ठीक है, जो कि यहाँ पे बॉडी है। अगर बॉडी अच्छी एमीटर होगी, गुड एमीटर होगी, तो एनर्जी जो भी हीट उसके पास होगी वो जल्दी जल्दी रिलीज़ करेगी, है ना। और अगर वो बैड एमीटर होगी तो भले वो कितनी गर्म हो लेकिन उतना जल्दी जल्दी हीट को रिलीज़ नहीं कर पाएगी। इसी आधार पे आप गुड एमीटर बैड एमीटर भी समझ सकते हैं। समझ गए? तो कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो रेडिएशन के लिए हमको पढ़नी है। एक रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस, 3 चीजें होती हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस, ट्रांसमिटेंस। रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस समझना बहुत आसान है। कंसीडर द सिचुएशन,
सिचुएशन ये है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉडी थी, आपके पास उस बॉडी के ऊपर रेडिएंट एनर्जी गिरी, तो टोटल रेडिएंट एनर्जी जो थी, कंसीडर द सिचुएशन, वो थी कैपिटल क्यू टोटल। अब जब गिरेगी तो सरफेस कुछ एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो हीट एनर्जी, ये हो गया रिफ्लेक्टेड हीट एनर्जी, कुछ मटेरियल के अंदर जाएगी और मटेरियल में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो ये एब्जॉर्ब्ड रेडिएंट एनर्जी हो गई, और कुछ अंदर जाके फिर बाहर आएगी। याद होगा क्लास 10 में पढ़ा होगा, ग्लास स्लैब वाला केस है। तो रेडिएशन भी लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, लाइट रेडिएशन, हीट रेडिएशन, क्या ऐसा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबकी प्रॉपर्टी वही होती है कि ग्लास स्लैब से अगर पास कर देंगे आप तो ट्रांसमिट लेटरली डिस्प्लेस होकर निकल जाएगी, तो जो एनर्जी यहाँ से बाहर निकल गई दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिटेड एनर्जी। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए यहाँ पर, तो अगर हम बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम देखें, साफ साफ दिखाई देता है कि Q जो है वो QR यानी रिफ्लेक्टेड, QA प्लस QT, आप रैट से याद कर सकते हैं, रैट माने चूहा, यानी टोटल एनर्जी पहले जो थी और बाद में टोटल एनर्जी जो समय बराबर आएगी। अगर मैं यहाँ पे टोटल Q से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, Q अपॉन Q, QR अपॉन Q, QA अपॉन Q, QT अपॉन Q, इस तरीके से तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1। इसी को बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेंस, यही है रिफ्लेक्टेंस, इसका सिंबल होता है R। इसको बोलते हैं एब्जॉर्बटेंस, इसका सिंबल होता है A। इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेंस, इसका सिंबल होता है स्मॉल t। यानी आप कह सकते हैं दैट इज R प्लस A प्लस T इज इक्वल टू 1। ठीक है, R प्लस A प्लस T इज इक्वल टू 1। तो ये तीन चीजें आपकी हो गई। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बटेंस एंड ट्रांसमिटेंस आपको समझ में आ गया। पहली बात तो ये रेशियो है, तो किसी का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, और अगर किसी बॉडी का जो नेचर है वो उसके अकॉर्डिंग ही उनकी वैल्यूज़ होती है। सपोज़ जैसे अगर मान लीजिए एक ऐसी बॉडी है जो केवल रिफ्लेक्ट ही कर रही है, यानी पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, ना एब्जॉर्ब हो रही ना ट्रांसमिट हो रही है, तो एब्जॉर्बटेंस A की वैल्यू 0 हो जाएगी, ट्रांसमिटेंस T की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ R की वैल्यू आ जाएगी, वो भी कितनी 1। कोई ऐसी बॉडी जो पूरा एब्जॉर्ब कर जाती है, ऐसी बॉडी को बोलते हैं भुजंग करिया बॉडी, आई मीन टू से परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो होती है वो, उसमें क्या होता है, जैसे उसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, ना उसने रिफ्लेक्ट किया ना ट्रांसमिट किया, तो रिफ्लेक्टेंस R का वैल्यू और ट्रांसमिटेंस T का वैल्यू 0 हो गया, यानी उसका पूरा A इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। कोई कहते हैं कि पूरा ट्रांसमिट कर गई, मतलब 100% ट्रांसपेरेंट है, तो रिफ्लेक्टेंस R और एब्जॉर्बटेंस A 0 हो जाएगा, T की वैल्यू 1 हो जाएगी। आई बात समझ में? तो मैं लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। फॉर परफेक्टली, देखिए परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, आइडियल तो कुछ नहीं होता, फिर भी थ्योरेटिकली लिख रहा हूँ, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी के लिए A और T ना एब्जॉर्ब हुआ ना ट्रांसमिट हुआ, ठीक है, लेकिन जो कुछ हुआ सब रिफ्लेक्ट हुआ, इसलिए R इक्वल टू 1। A और T की वैल्यू 0 रख दी, R इक्वल टू 1। यूनिट नहीं होता, ठीक है, आप लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है, एक लाइन में
लिख लीजिएगा कि RAT सब रेशियो है तो इनका यूनिट नहीं होता। दूसरा पॉइंट है फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी, अगर बॉडी परफेक्टली एब्जॉर्ब कर रही है यानी कि उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उसमें ट्रांसमिट भी नहीं हो रहा है, यानी फुल एब्जॉर्ब कर रही है, इसकी वैल्यू होना चाहिए। ठीक है। और फॉर परफेक्टली ट्रांसमिटिंग बॉडी, अगर बॉडी परफेक्टली ट्रांसमिट कर रही है तो इसका मतलब ना एब्जॉर्ब हो रहा है, ना रिफ्लेक्ट हो रहा है, ना रिफ्लेक्ट हो रहा है, ना एब्जॉर्ब हो रहा है, सब कुछ ट्रांसमिट हो रहा है। अगर दो काम कोई हो रहे हैं, जैसे सपोज रिफ्लेक्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, तो R प्लस A इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से होता है। ठीक है। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी को यहाँ पे नाम मैं मेंशन किए देता हूँ, वैसे मैं लिखाऊंगा अलग से डेफिनेशन में, लेकिन फिर भी पहले बता देता हूँ। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, पहले मैं क्लियर कर दूं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब ब्लैक से नहीं होता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का यहाँ मतलब है ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर गिरने वाले किसी भी प्रकार के रेडिएशन को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे हम कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है। अगला टर्म है हमारे पास एमिसिव पावर। मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जब कोई बॉडी गर्म हो जाती है और उसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो वो हीट को रिलीज करने लगती है, यानी हीट को एमिट करने लगती है, तो उसी से टर्म बना है एमिसिव पावर। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, अगली हेडिंग है हमारी एमिसिव पावर। एमिसिव पावर क्या है? एमिसिव पावर, ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी emitted by the body, total amount of radiant energy emitted by the body per unit surface area, per unit surface area, per unit time is called emissive power of the body. ठीक है। It is also known as radiant power of that surface of the body. Radiant power. ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो E बराबर स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई इज इक्वल टू कितनी हीट रिलीज हुई पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट की बात करें, पहली बात तो ये स्केलर है और ये दोनों भी स्केलर ही हैं, तो स्केलर से स्केलर को डिवाइड करेंगे तो स्केलर आएगा। यूनिट की बात करें तो हीट का ऐसा यूनिट जूल, इसका मीटर स्क्वायर, इसका सेकंड, जूल पर सेकंड वॉट होता है तो वॉट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये इसका एसआई यूनिट हो गया। आई बात समझ में? इसी में स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एक टर्म है अपने पास। ठीक है। तो ये तो हो गया किसी भी रेडिएशन के लिए। अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग, ठीक है। बात ये है
कि अभी तक आपने जो एमिसिव पावर पढ़ा वो किसी भी रेडिएशन के लिए था। अब देखिए रेडिएशन मैंने कह तो दिया, उतनी देर से मैं कह तो रहा हूँ कि इंफ्रारेड रेडिएशन है, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन में भी एक रेंज होती है, इतने वेवलेंथ से इतने वेवलेंथ है। जैसे आपने लाइट का सुना होगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, उस तरीके से हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक वेवलेंथ रेंज होता है। क्लास 10th में शायद आपने याद किया भी हो, ठीक है। तो जब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन निकलता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन निकलता है तो उसको हम कह देते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर या मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर। हो सकता है 10th में आपने सुना हो टर्म मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ। जब भी मोनोक्रोमैटिक शब्द आ जाएगा तो उसका मतलब होता है पर्टिकुलर वेवलेंथ। इसलिए हम अगला टर्म आपको बताने जा रहे हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ठीक है। इसी में बढ़ा देते हैं spectral emissive power, the total amount of radiant energy emitted by the body per unit surface area per unit time, ठीक है, per unit time per unit wavelength range per unit वेवलेंथ रेंज। समझ रहे हैं ना, मैंने जो आपको लैंग्वेज में समझाया वो ज़्यादा क्लियर है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा सा टफ हो जाता है। मतलब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का जब हीट निकलेगा, मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन तो है, अब इंफ्रारेड रेडिएशन में बहुत सारी वेवलेंथ होती है, तो उनमें से कौन सी वाली निकल रही है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी emitted by the body per unit surface area per unit time per unit wavelength range is called spectral emissive power और मोनोक्रोमैटिक रेडिएंट पावर, और अच्छा, it is also known as monochromatic radiant power, monochromatic radiant power, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है, बस ये इसका यूनिट जान लीजिए, ठीक है। जैसे इसमें वेवलेंथ रेंज आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो आपका पर एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ जो दी जाती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है, तो पर एंगस्ट्रॉम और बढ़ जाएगा। इट्स यूनिट इज क्या हो गया, वाट पर मीटर स्क्वायर था, पर एंगस्ट्रॉम और हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया इस तरीके से एमिसिव पावर। एमिसिव पावर के बाद आता है एमिसिविटी, ठीक है। अगर किसी बॉडी की रेडिएंट पावर से हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी के रेडिएंट पावर को डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर किसी बॉडी की रेडिएंट पावर यानी ये जो एमिसिव पावर है, ठीक है, एमिसिव पावर जो है, इससे अगर हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर जिसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं उससे डिवाइड कर दें तो उसके रेशियो को कहा जाता है एमिसिविटी। एमिसिविटी, छोटे छोटे टर्म से इनको देख लेते हैं जल्दी से। एमिसिविटी एमिसिविटी, the ratio of emissive power of a body to the emissive power of perfectly
ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर प्रोवाइडेड, ये बात ध्यान रखनी है, दोनों बॉडी पर, चाहे परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो चाहे नॉर्मल बॉडी हो, ठीक है, उनका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तभी उसी कंडीशन पे रेशियो लिखेंगे। द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड एमिसिविटी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एमिसिविटी का सिंबल एप्सिलॉन होता है, ऐसे बनाया जाता है, स्मॉल ई अपॉन कैपिटल, समझ गए, क्योंकि ये रेशियो है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। अगर बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो जाए तो ये भी कैपिटल ही हो जाए भाई, ये रेशियो किसका है, एमिसिव पावर ऑफ बॉडी, अगर ये भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी ये भी परफेक्टली बॉडी हो, यानी ऊपर नीचे दोनों कैपिटल ही हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, यानी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिव पावर जो ये जो एमिसिविटी है इसकी कितनी होती है 1, तो मैं लिख दे रहा हूं फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी एमिसिविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि रेशियो है इसका यूनिट नहीं होगा। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी आप समझ गए हैं, ठीक है।